99% मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि मैं पहले अटेम्प्ट में मेडल लेकर आऊँगी। मैच के अगले दिन, जैसे मैच खत्म होने के बाद जब मैंने फ़ोन हाथ में लिया तो व्हाट्सएप पे सिर्फ मेरे नाम का स्टेटस दिख रहा था मुझे। लेकिन जिस दिन हम पर्सनली मिले थे, हम इतने सारे खिलाड़ी थे, 1 बाय 1 सारे जा रहे थे, तो मोदी जी को ऐसे तो नहीं पता था कि पहला ये आएगा, दूसरा ये आएगा। तो जब मैं गई तो जाते ही उनका ये था कि राजस्थान वालों ने धाक जमा रखी है। नहीं, हम लोग 4-5 लोग आप साथ रहोगे तो हमें भी पूछेंगे लोग। तो फर्क तो आया है, सोच में बदलाव आया है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, सब जगह जितने मीडिया वाले वहाँ थे उनको इंटरव्यू दे रहे हैं। मेरा बेटा बोल रहा है मैं छोटू हूँ, मेरा नाम छोटू है और मैं बहुत खुश हूँ, मेरी मम्मा ने बड़ा मेडल जीत लिया। तो मतलब उनका उस तरह से बोलना माइक के अंदर मेरे लिए ऐसे है कि सब कुछ मिल गया मुझे। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। तो आज हमारे साथ पेरिस पैरा ओलंपिक में हमें यानी कि भारत के लोगों को राजस्थान की एक बेटी मोना अग्रवाल ने जिस तरह से गौरवान्वित किया, हमारे साथ मोना अग्रवाल हैं और स्टूडियो में हम बहुत स्वागत करते हैं। मोना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आपका और आपका आभार कि राजस्थान में एक बार आपने फिर से एक गर्व का क्षण दिया। निशानेबाजी में आपने 2 साल पहले ही निशानेबाजी सीखना शुरू की और इसी कम अवधि में आपने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ओलंपिक मेडल प्राप्त करके राजस्थान को गर्व से भरा है। तो बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत एक बार फिर से। कैसे मुकम्मल हुई ये चीज़ें कि पहले कहीं आप कोई और गेम कर रहे थे शायद? जी। कौन सा गेम कर रहे थे आप? सर, मैंने स्टार्टिंग किया था 2016 से एथलेटिक्स से। जी। तो एथलेटिक्स में तीनों थ्रो इवेंट मैंने खेले थे जी। और 2 साल कंटिन्यूस के अंदर मेरे पास मेडल रहा है। और फिर मुझे ऐसे लगा कि शायद मैं प्रॉपर तरीके से नहीं उसको रिजल्ट दे पा रही हूँ। फिर मैंने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट किया। पावर लिफ्टिंग के अंदर भी मैं 2 साल कंटिन्यू मेडलिस्ट रही हूँ, लेकिन उसमें जितना डाइट कंजम्पशन करना पड़ेगा, मुझे ऐसे लगा कि मेरी बॉडी जो है वो उतना नहीं ले पा रही है, तो रिजल्ट उतना नहीं दे पाऊंगी। फिर मैंने मोटिवेशन में भी थोड़ा सा वो किया, तो सिटिंग पैरा वॉलीबॉल के अंदर गर्ल्स टीम की फाउंडर प्लेयर मैं हूँ इंडिया में। तो पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में जाके गर्ल्स को मोटिवेट करना, टीम बनाना, पहला नेशनल कंडक्ट करवाना, ये मैंने किया। क्या बात है। पहला नेशनल हुआ, गर्ल्स को जिनका मेडल लगा था, राजस्थान सरकार ने उन गर्ल्स को नौकरी दी। तो आज की तारीख में हमारी वॉलीबॉल टीम की 5 से 6 लड़कियां जो है वो सरकारी नौकरी के अंदर बहुत ही बढ़िया। तो ये जो जर्नी है इसको आप कैसे देखते हो, पेरिस तक जाने की, कि आप 2 साल पहले निशानेबाजी शुरू करती हैं? किसी ने आपको एडवाइस किया या? वो खिलाड़ी वाली भावना जो थी वो डेवलप हो चुकी थी जी। फिर ऐसे था कि अगर मुझे किसी की मदद करनी है तो पहले मुझे उस मुकाम तक खुद को पहुंचाना होगा ताकि मैं किसी की मदद कर सकूं, क्योंकि फाइनली पैसा जो है उसी से आप मदद कर सकते हो। ये बात। तो अभी तो फिलहाल मेरे पास जो था वो मैंने लगा दिया था जी। तो अब मुझे पहले खुद को भी तो पैसा चाहिए, तो मैंने कहा कि पहले खुद को एक मुकाम तक लेके जाते हैं, फिर उसके बाद कोशिश करेंगे कि बच्चियों को हम कैसे घर से बाहर निकाल सकते हैं। तो मेरा मेन मोटिव वही है जी। और भी आप चाहते हैं कि आपके जैसे और सितारे आए? मैं अभी भी जैसे जिस रेंज पे मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ उस रेंज पे 3 मेरी ही तरह की बहनें हैं जो अभी प्रैक्टिस कर रही हैं और जिनको मैंने गाइड किया है कि आपको ये वाली प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे कि आप जल्द से जल्द आप भी आगे बढ़ सकें। जी। जनरली कंपटीशन बहुत होता है, खिलाड़ियों में ईर्ष्या टाइप हो जाती है, लेकिन मैंने उनको मेरे ही कैटेगरी की तैयारी करने के लिए कहा है। क्या बात है। जिस कैटेगरी में जो इवेंट मैं खेल रही हूँ मैंने उन्हें वही तैयारी करने के लिए कहा है और मैंने उन्हें ये भी कहा है कि कोई किसी की किस्मत का कभी नहीं छीन पाएगा। जी, जी, जो मेरी मेहनत का है मुझे मिलेगा, जो आपकी मेहनत का है वो आपको मिलेगा। आपको मेहनत करनी चाहिए। उनको उनके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनके सजेशन देना, उनको व्हील चेयर बनवानी है या टेबल वगैरह बनवानी है शूटिंग के लिए, वो कहाँ से बनवानी है वो गाइडेंस देना। कोचिंग का पार्ट जो हमारे कोच साहब का है वो तो वो ही करेंगे। लेकिन तो बाकी आपके उनका कोच कौन है? मेरे कोच हैं, हमारी एकेडमी है जयपुर में, एकलव्य स्पोर्ट्स शूटिंग एकेडमी, और उसमें मेरे कोच हैं योगेश शेखावत सर। योगेश जी आपके कोच हैं। तो आपको यहाँ गवर्नमेंट की जो शूटिंग रेंज है जैसे जगतपुरा में बताते हैं, तो वहाँ प्रैक्टिस की या आपने एकलव्य में ही की?
सर मेरी प्रैक्टिस एकलव्य में ही हुई है। जगतपुरा में जैसे मैं वीक में एक बार या 15 दिन में एक बार 50 मीटर की प्रैक्टिस के लिए जा सकती हूँ, क्योंकि 50 मीटर की जो रेंज है वो जनरली कहीं पे भी प्राइवेट एकेडमीज में इनमें नहीं अवेलेबल है अभी, तो मैं 50 मीटर की प्रैक्टिस के लिए वहाँ जाती थी। अच्छा, आप पेरिस पहली बार गए हैं, मतलब फ्रांस आपने देखा, तो क्या माहौल मिला वहाँ पे कि आप पहली ही बार में, बहुत सारे हम प्रधानमंत्री जी के साथ जो कन्वर्सेशन था पैरा ओलंपियंस का, तो देख रहे थे, कोई कह रहे हैं कि मेरा चौथा मेडल था, कोई कह रहे हैं मेरा चौथा प्रयास था और उसमें भी मेडल नहीं आया, फोर्थ रह रहे। आप पहले में ही मेडल ले आए, इंटरनेशनल मेडल, तो कितना आपको सपोर्ट मिला एनवायरनमेंट का? मैं अगर अपने बारे में बताऊं, ये बात मैंने अभी से पहले किसी से शेयर नहीं की है, मेरे कोच को खाली ये बात पता है। आज मैं सबके सामने इसमें बोल रही हूँ प्लेटफॉर्म पे। 99% मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि मैं पहले अटेम्प्ट में मेडल लेकर आऊंगी। क्या बात है। क्योंकि मेरी तैयारी उस लेवल की थी, कॉन्फिडेंस उस लेवल का था, सब कुछ था। 1% ये था कि साला इतने सारे लोग हैं जो ये बोल रहे हैं, जैसे आपने कहा कि मेरा दूसरे अटेम्प्ट में हुआ, मेरा तीसरे अटेम्प्ट में हुआ, चौथे में भी नहीं हुआ, तो चौथे में भी नहीं हुआ, तो ऐसा वहाँ क्या मिलता है, क्या दिखता है, क्या माहौल है जिसकी वजह से वो अटक जा रहे हैं। तो वो 1% मुझे था कि मुझे अपने आप को उस चीज से बचा के रखना है। तो मैंने जो मेरी मेंटल ट्रेनिंग की थी वो मैंने उस 1% के लिए की थी। क्या बात है। क्योंकि 99% में ट्रेनिंग में परफेक्ट थी जी। मुझे पता था मैं वहां जाके कर लूंगी, लेकिन वो 1% जो वहां की हवा लगेगी, वहां की जो चकाचौंध आएगी एफिल टावर के जो टकरा के वहां आ रही है मैंने आईफिल टावर तक जाने का सपना छोड़ दिया था कि कभी मेडल आएगा, पैसे आएंगे तो अपने दम पर चली जाऊंगी, अभी सिर्फ मेडल चाहिए। तो कई खिलाड़ी गए नहीं हो एफिल टावर देखने? हमारे शूटिंग वाले कोई नहीं गए थे जी बाकी वहीं पे थे। इसका मेरे को एक फायदा मिला, मुझे जो लगा कि शायद हमें बेनिफिट मिला कि शूटिंग का जो कंपटीशन था वो मेन विलेज पेरिस से करीब 260 किलोमीटर दूर था। एक शात्रु करके एक विलेज, छोटा शहर था। शूटिंग रेंज फ्रांस में वहीं पे है। तो हम लोगों को शात्रु में ही एक टेम्पररी विलेज क्रिएट करके वहां रखवाया गया था। तो हम मेन विलेज से दूर थे, तो शायद इसलिए उस चकाचौंध से दूर थे, और शायद इसलिए वो 1% जो मेरा डर था वो मुझ पे हावी नहीं हुआ जी। तो आपने इंडिया में भी कंपटीशन खेले, और भी देशों में आप गए हैं, तो कैसे आप अलग देखते हैं इन देशों में जो क्वालिटी ऑफ स्पोर्ट्स ग्राउंड और क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट्स और क्वालिटी ऑफ सर्विस को देखते हैं? सर बहुत डेवलपमेंट है वहाँ पे। अगर हम इंडिया के बाहर कहीं पे भी जाते हैं ना, तो उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो बेहतरीन है। सबसे बढ़िया कहूँ तो वहाँ की जो वेदर कंडीशंस है, उनका जो खान पान है, वो सारी चीज़ें उनको एक तरह से बूस्ट करता है आगे बढ़ने के लिए। आज अगर हम कहें कि दूसरी कंट्रीज़ के पास मेडल टैली इतनी मतलब टॉप लेवल के ऊपर है, तो वो लोगों के पास उस तरह का वहाँ पे इंफ्रा है, हमारे पास अभी उतना नहीं है। तो अब जैसे जिस तरह से रुझान बढ़ रहा है, पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर हमारे पास भी वो इंफ्रा, वो फैसिलिटीज़ होंगी। लेकिन अच्छी बात ये है कि उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होने के बावजूद हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये आप जो खेलते हैं, ये कभी राजा महाराजाओं का खेल था। इसी राजस्थान से महाराजा करणी सिंह 5 ओलंपिक खेले, उन्हीं के नाम पे नेशनल शूटिंग रेंज जो है दिल्ली में है। अब आम लोगों के लिए कितना आप देखते हो कि राजा महाराजा वाली फीलिंग और स्थिति भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चाहिए वो चाहिए पैसा। बिल्कुल, शूटिंग जो है सर, मैं कहूँ तो शायद खेलों में सबसे महंगा खेल जो है वो शूटिंग है जी। तो मेरे लिए खुद के लिए इतना डिफ़िकल्ट था इस गेम में सरवाइव करना। इक्विपमेंट्स अगर हम बात करें हम आर्म्स वेपन की, तो उसकी एक गोली जो है 35 से 40 रुपए की है, और आपको एक प्रैक्टिस सेशन में कम से कम 60 से 70 गोली तो चलानी है। ये मिनिमम एक गोली एक जान जैसी लगती है कि जान निकल रही है। जब मतलब मैंने बेसिक स्टार्ट किया था ना, तो मैं प्रैक्टिस के लिए जाती थी, तो कोच साहब बोलते थे कि मुना आज 40 गोलियां फायर करनी है, तो मैं कहती थी सर 10 ही चलवा दो। 40 इंटू 35 करते थे आप। होल्डिंग कर लूंगी, आप 10 गोली चलवा दो, खाली काफी है, मैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे चला लूंगी। तो मुझे पता है मैंने कैसे उस दौर को निकाला है। तो अगर हम कहें कि एक आम जनता के लिए या नए खिलाड़ियों के लिए शूटिंग लाइन में घुसना, तो उनको मेंटली
जितना स्ट्रांग है उससे जी। कई ज़्यादा उनको पॉकेट से स्ट्रांग होना पड़ेगा। जी। बॉयज़ हमारे जो शूटिंग में रहे हैं, जैसे यहाँ राजस्थान से राज्यवर्धन जी रहे हैं जिन्होंने पहला सिल्वर मेडल दिलाया था 2004 एथेंस में, तो वो आर्मी बेस से रहे थे, तो वहाँ तो फ्री मिलती होंगी जी गोलियाँ। जी आपके कोच हैं योगेश जी, वो भी आर्मी बेस से हैं, जी। तो यह फायदा निश्चित तौर पे मिलता होगा। आपकी सरकार ऐसी कोशिश नहीं करती कि चलो आप करो और हम। सर राजस्थान के मुझे ऐसे लगता है कि राजस्थान के खून में शूटिंग है, तो जी। ठीक है जो लोग आर्मी से निकल के आए हैं और वो चीज़ें हैं, लेकिन अभी तक सरकार का ऐसे करके अगर मैं कहूँ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से तो इस तरह का कोई स्पेशल इनिशिएटिव आया नहीं है कि जो नए खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं उनको कोई सपोर्ट मिले। अभी जी। तक मैंने जहाँ भी देखा ना, मेडल आने के बाद में फिर भी खड़े हो जाते हैं कि ये सपोर्ट है आपके पास, लेकिन मेडल आने के लिए जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिल मतलब पाता। सरकार जो है वो सफलताओं में इन्वेस्ट कर रही है, संभावनाओं में नहीं, चाहे कोई भी हो, अपन हाँ। बीजेपी कांग्रेस बात नहीं करें। नहीं, यहाँ बात पार्टी वाइज नहीं हो रही है, लेकिन ये सच्चाई है कि संभावनाओं के ऊपर अभी उतना हुआ नहीं है। शुरुआत हो चुकी है। अगर हम शुरुआत पे बात करें तो खेलो इंडिया स्कीम निकाली है जी, सरकार बिल्कुल, ने, बिल्कुल। एनसीओई निकाली है, नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, लेकिन वहां तक भी अभी बच्चे पहुंच नहीं पा रहे हैं। जी। तो अगर हम कहें कि संभावनाएं, तो संभावनाएं उतनी ज़्यादा क्रिएट नहीं हुई हैं, कोशिशें हो रही है, वक्त के साथ इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। वो ना, जैसे साई एक जगह है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ जी। इंडिया जो है, तो उसमें पैरालंपियन के लिए क्या है? सर जैसे मैंने अभी कहा कई सारी स्कीम्स है, नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, जी। खेलो इंडिया पैरा के लिए अभी स्टार्ट किया है पिछले साल, तो खेलो इंडिया के तहत 7 खेलों को एंट्री दी गई है जी। पैरा खेलों को। तो उसमें कई खिलाड़ी हैं जिनको 10-10 हज़ार रुपये की मंथली स्कॉलरशिप मिल रही है। मेरा भी नाम था उसके अंदर, है मतलब जी। मुझे भी उसमें लिया गया था। नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है, उसके अंदर आपको बोर्डिंग और लॉजिंग की सुविधा दी जाती है। जी। तो अगर आपका कोई ऐसा खेल है जिसका सेंटर कहीं पे भी साई का बना हुआ है, तो आप वहाँ जाके बोर्डिंग एंड लॉजिंग कर सकते हैं, बाकी ट्रेनिंग का खर्चा आपका रहता है। अच्छा, बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको गवर्नमेंट करती है या आपको ही करना होता है, पैरा के अलावा जो प्लेयर होते हैं? नहीं, एबल वालों में है ये स्कीम्स, काफ़ी समय से चल रही है। पैरा में ये स्कीम्स अभी लागू हुई हैं। जी, हो गई लागू कभी। जी। आपको नहीं लगता कि राजस्थान से अब स्पोर्ट्स पर्सन काफ़ी निकल रहे हैं? जैसे स्टीपल चेज़ में गोपाल सैनी का रिकॉर्ड बहुत पुराना रहा है, श्रीराम सिंह रहे हैं यहाँ से, यहाँ देवेंद्र झाझड़िया जिन्होंने पैरा ओलंपिक को एक अलग तरह की पहचान दी। मुरलीकांत पेटकर के बाद अगर गोल्ड आया जी। तो देवेंद्र जी लाए। तो क्या नहीं लगता है कि पैरालंपियन के लिए एक स्पेशल होना चाहिए एक जगह जो राजस्थान में हो सकती है? एक्चुअली ज़रूरत भी है जी। क्योंकि एबल वालों से कुछ अगर मैं कहूँ ना, मात्रा में हमें सुविधाओं की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जी, जी। तो अगर सरकार इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दे और कुछ इस तरह की सुविधाएं निकाले, तो मुझे ऐसे लगता है कि राजस्थान जो है ना वो भंडार है प्रतिभाओं का। जी, जी। और प्रतिभाएं इतनी निकल के आएगी कि अकेला राजस्थान जो है ना पूरे हिंदुस्तान को पछाड़ देगा। जी। फाइनेंशियल जो स्थिति है उस पे बात करें तो आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जी। तो कितना खर्चा या खर्चा भी ओवर होके कर्जे तक पहुंच गए, क्या स्थिति है? सर मेरे वैसे आप जिस कम्युनिटी से आते हैं उसके लिए तो कहते हैं कि वो दानदाता है, बनिया कम्युनिटी अग्रवाल। जी। नितांत निजी सवाल है, आप चाहें तो छोड़ भी सकती हैं इसको। नहीं सर, मैं बहुत खुशी से इसका जवाब देना चाहूँगी। जी। मैं खुद अग्रवाल फैमिली से हूँ। मेरी शादी इंटरकास्ट हुई है, जाटों में शादी हुई है, और नो डाउट फैमिली स्टेबल है। ससुराल पक्ष से भी अगर मैं बात करूँ, देखो शादी के बाद पीहर से पैसे लेना वो शायद मेरे स्वाभिमान के लिए सही नहीं है। हालांकि मेरे मम्मी पापा ने जितना भी मुझे दे सकते थे मुट्ठी में दबा के उन्होंने मेरे को दिया है, जो जनरली माँ बाप करते हैं। अब अगर हम बात करेंगे ससुराल से, तो मेरी शादी के बाद मेरे 2 बच्चे हुए। मेरा बेटा होने के बाद में मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था 2 महीने बाद। कुछ मेरे ससुर जी की तबीयत खराब, तो मैं ससुराल वालों से कह ही नहीं सकती कि आप मेरे बच्चे भी पालो, आप मेरे पति का भी ध्यान रखो, आप ससुर जी का भी ध्यान रखो, और आप मुझे पैसे भी दो। क्या बात है। मेरे लिए सिर्फ इतना सपोर्ट काफ़ी था उनका कि वो एटलीस्ट मेरे पीछे से मेरे बच्चे संभाल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बाकी सारी लड़ाई मेरी। तो मेरे कुछ दोस्त हुए या जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स थे, मैंने पहले प्राइवेट जॉब वगैरह भी किया, मैंने वहाँ से थोड़ा थोड़ा कर्जा उठाना शुरू किया।
वो थोड़ा करके आज की तारीख में मेरे पास में 35 लाख का कर्जा है, जो मैं मानती हूँ कि मेरी मतलब मेरे पास धरोहर है इस समय मेरे मेडल के साथ। क्रेडिट है 35 लाख की। बिल्कुल जी। तो इस तरह से मतलब वो 1-1.5 साल का ये मेरा पूरा रहा है। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट आया, अभी लास्ट के 4 महीने मैं कहूँ 4-6 महीने, तो एक ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट करके एक संस्था है जो सपोर्ट करती हैं खिलाड़ियों को, तो उन्होंने मेरे को फाइनेंशियल थोड़ा सा सपोर्ट देना शुरू किया, और उस सपोर्ट की बदौलत मैंने, जैसे मेरी व्हीलचेयर रिपेयर करवाई, उन्होंने मेरे को एक राइफल दिलाई जो मैं अप्रैल 2024 में कोरिया खेल के आई। वो ऑन कॉस्ट इवेंट था, मुझे मेरे एक्सपीरियंस के लिए खेलना ज़रूरी था, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपका अनुभव बहुत ज़रूरी होता है। तो वो उसको स्पॉन्सर उन्होंने किया था, 7 लाख रुपये लगे, मेरे साथ मेरी एस्कॉर्ट गई थी। तो ऐसे करके जो उन्होंने मुझे 10-15 लाख का बजट दिया था, वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा है इस जर्नी के लिए। जी बिल्कुल। तो आगे अब जैसे हम कई बार सुनते हैं कि इन्होंने इतना पैकेज दिया, वो पैकेज दिया, तो अभी कुछ हाथ में आया या? फिलहाल आज की तारीख में मेरे पास अभी कुछ भी नहीं जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि जिनके वादे हों वो पूरे हों। मोना ने अपना वादा पूरा किया है और जल्दी ही आप लगातार हमें इस जो ब्रॉन्ज है इसको आप सोने में बदलेंगे। जी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि मैं खुद के लिए, देश के लिए, मेरे बच्चों के लिए करना चाहती हूँ। ये मैंने मेरी बेटी को डेडिकेट किया था ये मेडल, और मेरा बेटा मुझसे नाराज़ है कि मम्मा आपसे बात नहीं करूँगा, आप मेरे लिए मेडल नहीं लाए। तो मेरे एफर्ट्स रहेंगे कि मैं अगली बार मेरे बेटे के लिए मेडल लाऊँ। जी बिल्कुल। तो आप पहले एथलेटिक्स करते थे, ट्रैक एंड फील्ड करते थे या वो थ्रो इवेंट थ्रो करते थे? तो थ्रो में इस बार नवदीप सिंह का हमने देखा, तो इसलिए छोड़ दिया कि उसमें गालियां बहुत देनी पड़ती है। एग्रेशन चाहिए, जो वो एग्रेशन मेरे अंदर बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैंने पावर लिफ्टिंग चुना था। लेकिन ऐसा कहते हैं कि एग्रेशन जो है आपको वो किस जगह निकलना चाहिए और उसी जगह पे वो काम आएगा। तो मुझे नहीं पता मैं शूटिंग में कैसे सक्सेस हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हूँ। मेरे लिए कोई ऐसा ही गेम होना चाहिए जिसमें अग्रेशन हो, लेकिन शायद बोलते हैं ना राजस्थान की धरती में है शूटिंग थोड़ा सा, तो वो वहाँ शब्द चयन को लेके चर्चा हो रही है। नवदीप सिंह के जो रहे थ्रो वो अपना सेल्फ आता है कि उस समय हमारे अंदर जो भड़ास है वो कैसे निकाली जाए। तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ वो शब्दों का इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, वो उनका नेचुरल है। मतलब एक खिलाड़ी जो इतने... अच्छा, आपके क्या रहा, जैसे आपका मेडल आया तो क्या सोचा नहीं था कि भाई मैं सोच के गई थी कुछ कुछ करने की, लेकिन जैसे ही मैंने कहा नेचुरल आता है। तो शूटिंग एक सिंसियर गेम है जी, तो उस सिंसियरिटी के साथ मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं हाथ को वेव करी और वापस आके अपनी जगह पे बैठ गई। नहीं बढ़िया है। तो आप के साथ ही जयपुर में अवनी लेखरा खेलती हैं, शायद आपका इवेंट भी साथ था जी। तो पहले आप टॉप चल रही थी और बाद में हाँ जी। क्या उस दौरान सोचता है व्यक्ति जब लगता है कि हाँ मैं टॉप कर रहा हूँ? या क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है ओलंपिक में, हमें 2 हिस्टोरिकल अवसर हैं, एक तो लिम्बाराम जी का वो गोल्ड मेडल मैच जी, दूसरा मिल्खा सिंह का 1968 रोम ओलंपिक, वही रोम में आप थे। तो दरअसल उस समय हमारे दिमाग में, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग इस तरह की होती है कि हमारे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता है। हाँ ये सच है कि मेरे आखिरी शॉट से जिससे मेरे को ब्रोंज मेडल लगा, उससे पहले तक अगर मैं खुद को देख रही थी तो मैं टॉप पे देख रही थी, फर्स्ट पे। लेकिन शूटिंग एक ऐसा गेम है कि आपका हर शॉट 10.9 लगेगा जी, ये हो नहीं सकता। तो वो टेक्निकली था कि आपका एवरेज जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। तो टेक्निकली मैंने मेरी पूरी प्रोसेस की थी, मैंने जैसा सीखा था, जिस तरह से मैं प्रैक्टिस में चलाती थी, मैंने उसी तरीके से वहाँ पे परफॉर्म किया था। अब वो डेस्टिनी थी जी। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं था कि मेरा ब्रोंज आया, इम्पॉर्टेंट ये था कि पहला इवेंट था और पहली बार देश की 2 बच्चियां एक ही इवेंट में एक साथ 2 फ्लैग ऊपर लेकर जा सकी। तो ये बहुत प्राउड मोमेंट था कंट्री के लिए जी। तिरंगे 2 लगे हुए थे, 2 तिरंगे लगे हुए थे जी जी बिल्कुल। आप जैसे डेस्टिनी की बात करें तो डेस्टिनी का कितना रोल मानते हो? बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो प्रेशर तो बहुत आता है, चाहे हम लोग पेरिस से दूर थे लेकिन फिर भी एक ओलंपिक, पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेशन का जो प्रेशर था उस समय वो बहुत ज़्यादा था। तो पीछे जो ये पता था कि बैकअप से जो दुआओं का पुश आ रहा है ना, वो इतना है कि आपका प्रेशर दब जाएगा जी। तो वो फीलिंग कि मेरे पीछे लोग बैठे हैं जो मेरे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं,
और मेरे लिए प्रार्थनाएं करने वालों का तो वास्तव में अगर मैं कहूँ ना कि मैच के अगले दिन, जैसे मैच खत्म होने के बाद जब मैंने फ़ोन हाथ में लिया तो व्हाट्सएप पे सिर्फ मेरे नाम का स्टेटस दिख रहा था मुझे, जितने कॉन्टैक्ट्स थे सबके अंदर। फेसबुक पे गई, इंस्टाग्राम पे गई, तो सब जगह मुझे खाली मेरा 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 नाम सुन लग रहा था। तो मुझे लगा कि सच में मेरा ही है या किसी और का है। जी जी, नहीं तो बढ़िया। मतलब वो ऐसा था कि उन्होंने मेरे मेडल आने से पहले जो मेरे को विशेस दी थी। जी, तो कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि मेरी मेहनत है 90%, लेकिन 10% 20% उन दुआओं का असर है कि पहली बार में मैं अपने आप को उस लेवल तक परफॉर्मेंस करवा पाई। जी, कई खिलाड़ी उस पे मानते हैं, एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं, क्या इसमें आप बिलीव करते हो? नहीं। कई लोग होते हैं ऐसे कि आप ये फेरी लगा देंगे, वो कर देंगे, ऐसे ऐसे मिले आपको लोग? मैं जब छोटी थी ना तो मेरे दादा दादी, मेरे मम्मी पापा, ये लोग बड़ा मानते थे कि फलाने की जगह पे अगर फेरी लगा के आ जाएंगे ना, झाड़ा दिलवा देंगे तो ठीक हो जाएगी बच्ची। तो वो सब करने के बाद में रिजल्ट आज जो मैं हूँ वो हूँ। तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैं बिलीव कर पाऊंगी कि फेरी लगाने से, अंगूठियां पहनने से या झाड़े लगवाने से आपको काबिलियत मिलेगी। काबिलियत आपको, मुकाम आपको तभी मिलेगा जब आप मेहनत करके और आगे बढ़ोगे। आपके साथ एक पैरालंपिक में शीतल देवी जो ब्रॉन्ज लेके आई हैं, उनके हाथ ही नहीं है, लोग लकीरों पे भरोसा करते हैं कई बार। उनकी हाथ की लकीरें ना वो यहाँ लिखी हुई है जी, और या मैं कहूँ कि पैर के तलवों पे लिखी हुई है। जी, तो इंस्पायर करती हैं ऐसी स्टोरीज आप लोगों सर। की। क्या अंतर आया है जब आप छोटे थे, एज एक ऐसी बच्ची जो चल नहीं सकती उससे, और अब के बीच में लोगों की सोच में? पहले लोग लाचारी से देखते होंगे या अभी भी वैसे ही देखते हैं सबकॉन्शियस माइंड में? नहीं, पहले में और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है सोच में। पहले ऐसे होता था कि हाँ ठीक है बेटा आप बैठ जाओ, बेटा आप परेशान हो रहे हो। अब उनको पता है कि ये फाइटर हैं जी, तो आगे निकल जाएंगे। नहीं बेटा आप आगे आओ, आप हमारे साथ आओ। तो वो फ़र्क तो आया है सोसाइटी में। अगर हम देखें, अगर हम रिश्तेदारों में देखें, हर जगह पे, तो पहले ऐसे होता था अरे इसको कहाँ लेकर जाएंगे, ये परेशान होगी, बेटा आप घर पे ही रहो क्योंकि वहाँ भीड़ होगी, सब होगा, परेशान होगे। अब हम व्हीलचेयर के ऊपर हैं, नाम कमा चुके हैं, तो अब कहते हैं कि नहीं आप चलो हम संभाल लेंगे, हम लोग 4-5 लोग आगे आप साथ रहोगे तो हमें भी पूछेंगे लोग। तो फ़र्क तो आया है, सोच में बदलाव आया है। ये एक हिस्सा है कि हमने मुकाम हासिल कर लिया, लेकिन अगर मैं एक दूसरा पहलू देखती हूँ समाज का, तो जिन लोगों ने मुकाम हासिल नहीं किया है आज की तारीख में, उनको भी वो स्थान समाज में मिल रहा है। शुरुआत हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन शुरुआत हुई है। तो मेरी देश की जनता से ये मतलब रिक्वेस्ट भी है कि उनका मान सम्मान उनको उतना मिलना चाहिए। सिर्फ डिसेबिलिटी है ये सोच के आप उनको एक तरफ साइड में बैठा दो, ये सही नहीं है। क्योंकि उनकी काबिलियत तभी आएगी जब वो आपके बीच में होंगे, आपके साथ होंगे, तब आपको पता चलेगा कि उनमें क्या गुण है। तो इम्प्रूवमेंट आ रहा है, आगे और आना चाहिए। जी, आप जैसे अभी सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो क्या छुट्टियों वगैरह में हेल्प करता है डिपार्टमेंट आपका? मेरे डिपार्टमेंट का मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। जी, वैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में तो उस वाला सपोर्ट करते हैं कभी कि फाइनेंस की मदद मेरा वाला डिपार्टमेंट फाइनेंस लगता है उसमें, लेकिन दिखता नहीं है। तो वो आबकारी का फाइनेंशियल सेक्शन है। अच्छा अच्छा, तो फाइनेंस वाला फाइनेंस सेक्शन नहीं है। अच्छा, दिया कुमारी जी वाला अलग है, भजन लाल जी वाला अलग है। अच्छा। तो अभी तक, और सच बताऊं तो मैंने अभी तक किसी से फाइनेंशियल रिक्वेस्ट की भी नहीं। जी बिल्कुल, आप को लोग करेंगे कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनिए, हम ऐसी ही दुआ करते हैं। तो फैमिली का अब क्या रिएक्शन रहा उसके तुरंत बाद? बच्चों को कैसा लगा? क्या उम्र है बच्चों की आपके? मेरी बेटी 5 साल की है, बेटा 3 साल का है। तो उनको पता चला कि आपने क्या कर लिया? देखो उसका असली मतलब तो मुझे नहीं पता, उनको पता होगा जी। लेकिन जैसे मैं उससे पहले भी साल भर से मेडल वगैरह नेशनल लेवल के या वर्ल्ड कप वगैरह के मेडल जीत के जा ही रही थी घर में। तो बच्चों को खाली ये, मैं हर बार जब मेडल जीत के जाती थी तो मैं उनको ये कहती थी कि ये तो छोटा मेडल है, मैं आपके लिए बड़ा मेडल जीत के आऊँगी तो उससे आपके लिए महल बनवाऊंगी। मेरी बेटी ने मेरे को एक रिक्वेस्ट भेज रखी है कि मेरे लिए एक महल बनवाना जिसकी राजकुमारी मैं रहूंगी। उसमें एक अलमारी में सिर्फ मेरी प्रिंसेस फ्रॉक होगी, एक में प्रिंसेस शूज होंगे, ऐसा। तो मैं हर बार उसको ऐसे कहती थी कि ठीक है मेरा बड़ा मेडल आएगा ना तो मैं आपके लिए वो करूँगी।
तो जब मैंने फ़ोन किया उनको मेडल जीतने के बाद, तो मैंने ऐसे कहा कि बेटा मम्मा ने आपके लिए बड़ा मेडल जीत लिया। तो मेरी प्रिंसेस ने तुरंत मुझसे कहा कि मम्मा मेरा महल बनवा के ले आओ अब। तो उनको अभी उसका वास्तविक जो अर्थ है इस मेडल का वो शायद नहीं पता, लेकिन उनके चेहरे पे, उनके दिल में वो खुशी झलक रही थी। मेरे को एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए आए थे। मेरे पास अब वीडियो क्लिप्स कहीं कहीं से आ रही हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, सब जगह जितने मीडिया वाले वहाँ थे उनको इंटरव्यू दे रहे हैं। मेरा बेटा बोल रहा है मैं छोटू हूँ, मेरा नाम छोटू है और मैं बहुत खुश हूँ, मेरी मम्मा ने बड़ा मेडल जीत लिया। जी, तो मतलब उनका उस तरह से बोलना माइक के अंदर मेरे लिए ऐसे है कि सब कुछ मिल गया मुझे। जी, हस्बैंड का आपके सपोर्ट कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, क्या नाम है, जानना चाहेंगे? हस्बैंड का नाम रविंद्र कुमार चौधरी हैं। वो खुद गेम्स में थे, तो उनका काफ़ी अच्छा सपोर्ट था शुरुआत में। लेकिन जैसे मैंने बताया कि बेटे के होने के बाद में हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, तो फिजिकली चैलेंज होने के साथ साथ उनको ब्रेन में इंजरी हुई थी। तो ब्रेन में इंजरी होने की वजह से न्यूरो का ट्रीटमेंट चल रहा था। तो वो जो शुरुआत के 2 साल थे जब मैंने शूटिंग स्टार्ट की थी बेटा होने के बाद, वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थे। अभी कैसी स्थिति है उनकी? अभी ऐसे है कि वो बात कर रहे हैं, नॉर्मल हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं और कोई बात से मैं उनसे असहमत हूँ या आप उनसे असहमत हैं, तो वो एकदम अग्रेसिव हो जाएंगे। जी। क्योंकि उन मेडिसिन का उनका साइड इफ़ेक्ट है बहुत सारा। बिल्कुल। तो एक नॉर्मल जो इंसान होता है वो नहीं है। जी। तो चैलेंजेस बड़े हैं? चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बड़े हैं, क्योंकि उस 1-1.5 साल में ऐसा था कि वो इतना एग्रेसिव हुए, कई बार उन्होंने हाथ भी उठाया है और कई बार घर का माहौल भी ऐसे बिगड़ा है। तो मुझे घर से दूर होके, बच्चों से दूर होके एक सेपरेट फ्लैट लेना पड़ा। मैं वहाँ जाके तैयारी करती थी, क्योंकि मेरा मकसद ये था कि हस्बैंड भी अब मतलब इस कंडीशन में नहीं है कि आगे जाके फाइनेंशियल सपोर्ट कर सके। बच्चे हैं 2। आपने शादी की थी तब वो नॉर्मल थे, मतलब फिजिकली चैलेंज थे जी, ब्रेन से नॉर्मल थे। जी, बिल्कुल। एक्सीडेंट हुआ था मेरा बेटा होने के बाद। जी, बिल्कुल। तो उसके बाद थोड़ा सा उनके मूड स्विंग्स और वो सब ज़्यादा होने लग गए। तो अभी घर पे ही हैं वो? घर पे ही हैं। चलो, तो बाकी लोगों की अगर बात करें, फैमिली का जो आफ्टर मेडल जो रिएक्शन रहा होगा वो? आफ्टर मेडल देखो, हम अगर प्रैक्टिकली बात करें ना, तो हर इंसान खुश है। जी। आपके कोच का क्या रहा, अगर योगेश जी की बात करें? जब मैंने उनसे बात और एकेडमी में कैसा माहौल रहा? सब लोग लाइव देख रहे थे और सबका एक वीडियो आया था, मेरे तक पहुंचा था कि वो लोग जैसे ही मेरा लास्ट शॉट लगा और ब्रोंज मेडल लगा, तो वो चिल्ला रहे थे, गुलाल उड़ा रहे थे और वहाँ पे मतलब नाच गाना कर रहे थे। जब मैंने कॉल किया योगेश सर को पहला, तो उनसे बोला नहीं जा रहा था, शायद मुझे लगा कि वो रो रहे हैं जी। तो उनके लिए भी बहुत इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि अभी तक की हिस्ट्री में आप शूटिंग में अगर कहीं उठा के देखेंगे, कहीं पे भी पता करना, 0 से किसी एकेडमी में कोई शूटर आया हो और उसी एकेडमी से उसने ओलंपिक खेला हो, कहीं पे भी नहीं। विदिन 2 ईयर, दैट टू विदिन 2.5 ईयर ऑलमोस्ट। तो ऐसा कहीं पे रिकॉर्ड ही नहीं है कि एक ही जगह से आपने 0 से ओलंपिक तक का पूरा सफर तय किया हो। तो उनके लिए ये एक प्राउड मोमेंट था कि ये मेरी बच्ची है, ये मेरे बहन है, ये मेरे घर की बच्ची है, ये इसने मतलब हमारे घर से निकल के गई है। जी। तो उनके लिए भी बहुत बहुत प्रीशियस मोमेंट था। तो वो फीलिंग उनकी, जो वो इमोशनल हुए थे, वो मुझ तक पहुंच रही थी जब मैंने बात की थी उनसे पहली बार। जी, बिल्कुल। तो ये एकेडमी में जो आपके बाकी साथी जो रहे, आप उनको कैसे देखते हैं? या अवनी आपके साथ थी, आपकी कॉम्पिटिटर थी, तो ऐसे लड़ाई वाली फीलिंग थी या सपोर्ट वाली? मैंने कहा ना कि शूटिंग अग्रेशन वाला गेम नहीं है, तो मेरा अग्रेशन तो पहले ही दबा चुकी थी मैं। नहीं तो पता चले आप 1-2 को वहीं शूट कर दो, गोली बंदूक तो है ही आपके पास। एक्चुअली क्या होता है, शूटिंग में हमें शुरू से ये सिखाया जाता है, आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है जी। आपका कंपटीशन सिर्फ खुद से है। आपको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपना परफॉर्मेंस देना है। भाई सामने वाला हर शॉट 10.9 मार रहा हूँ, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने प्रैक्टिस किया हर शॉट 10.5 से 10.7 मारने की, तो आपको अपना वही मेंटेन करना है। तो इसमें कोई भी कॉम्पिटिटर हो, चाहे वो अवनी हो, चाहे विदेश में हमारे इतने सारे फॉरेनर कॉम्पिटिटर्स थे, कोई भी हो, कंपटीशन उनके साथ था ही नहीं। कंपटीशन सिर्फ खुद के साथ था। आपको नेचुरल परफॉर्मेंस देनी है जो आपने प्रैक्टिस में किया है, क्योंकि अगर आपका एवरेज आ रहा है 620, तो आप वहां जाके 630 तो मार ही नहीं पाओगे, ये तो तय है।
तो आपका कंपटीशन खुद के साथ है कि मैं 620 मार के गई हूँ तो मैं वहां पे कम से कम 618, 619, 620 मार लूँ। तो वो कंपटीशन आपका है सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ। जी हाँ, तभी आप मेडल निकाल पाते हैं। तभी आप मेडल निकाल पाते हैं जी। दूसरों पे अगर आप फोकस करेंगे तो फिर पॉसिबल ही नहीं है जी, क्योंकि ट्रेनिंग का पार्ट है ये। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो ट्रेनिंग मिली है इस चीज़ की कि आपको दूसरे का देखना नहीं है, सोचना नहीं है, आपका अपना जो है आपको नेचुरली वो परफॉर्म करना है जी। आपका कंपटीशन सिर्फ खुद से है कि मैं एवरेज मेरे हर शॉट को ऐसे खेलती हूँ और ये मैंने खराब कर दिया तो मैंने मेरा खुद का खराब किया है, और ये मैंने बेहतर किया है तो ये मैंने खुद से अपने आप को बेहतर किया है। जी। कोच आपके चूंकि आर्मी से रिटायर्ड हैं तो क्या वो वाली पाबंदियां लागू करते हैं आम वाली? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे जो भी कोच मिले हैं ना उन्होंने मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं लगाया, मुझे फुल फ्रीडम दी थी जी। शुरुआती अगर ट्रेनिंग का कोई किस्सा सुनाऊँ ना तो वो मेरे को शेड्यूल बना के देते थे। तो शुरुआत में हर बच्चे को होल्डिंग ज़्यादा करनी है, ट्राई करनी है, मैं कभी नहीं करती थी और ये मैं आज बता रही हूँ, वो सुनेंगे तो वो सोचेंगे कि उसने फॉलो नहीं किया, और मैं उनको बोल देती थी सर मैंने ट्राई कर लिया, 2 घंटे ट्राई किए, और मैं कभी नहीं करती थी जी। तो नरेंद्र मोदी जी से इंटरेक्शन कैसा रहा? वो मेरे लिए एक सपना पूरा होने जैसा था। उनके साथ उनके बगल में खड़े होना, एक ऐसी ऊर्जा आती है आपके अंदर कि आपकी सारा मतलब एक अंदर जो नेगेटिविटी है या कोई भी इस तरह का कोई भी थॉट आपके अंदर चल रहा है ना, वो कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। मतलब वो इस तरह की पर्सनैलिटी है कि उनके अगल बगल में खड़ा होना, उनके उस रूम में भी अवेलेबल होना उनके साथ आपको एकदम ऊर्जावान बना देगा। जी। क्या बात हुई आपकी या पहले भी आप मिले हैं? जी। एशियन गेम्स से आई थी मैं, तो एशियन गेम्स में मेरा परफॉर्मेंस मेडल वाला नहीं था, मैं रैंकिंग में रह गई थी। तो मेडलिस्ट को उन्होंने आगे पोडियम में मिल लिया था और रैंकिंग जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको लाइन में खड़ा कर दिया था कतार में, और वो जैसे 2-4 लोगों को इधर मिल रहे फिर उधर चले गए, फिर इधर चले गए ऐसे। तो जब मैं खड़ी थी लाइन में तो मुझसे कुछ 2-4 कदम पहले वो आ रहे थे और वो मुड़ गए। तो मैं बहुत ज़्यादा हताश हो गई थी कि यार मतलब इतना बगल में आके, और मैं मोदी जी की फ़ैन तब से हूँ जब वो पहली बार गुजरात में सीएम बने थे जी। तो बड़ा दिल ऐसे उदास हो गया। फिर उसके बाद दोबारा एक हादसा हुआ कि मतलब मोदी जी ने जब मुझे फ़ोन किया जी मेडल जीतने के बाद, तो वो जो फ़ोन मेरे पास था, जिस भी ऑफिशियल के फ़ोन पे फ़ोन आता है उसमें स्पीकर में साउंड नहीं आ रहा था। तो मैंने तो सुन लिया यूं करके, लेकिन मैं कैमरे में जिसमें रिकॉर्ड करा उसके अंदर रिकॉर्डिंग में साउंड नहीं आ रहा जी। मैंने कहा यार ये तो मतलब बहुत बेकार हुआ तो जिस दिन वो मिले तो उस दिन मैं उनके लिए एक छोटी सी भेंट लेके गई थी, तो मैंने वो भेंट उनको दी, उनसे बातचीत की। उन्होंने फ़ोन पे मेरे से जब बात की थी उन्होंने मेरे बच्चों का नाम लिया था, तो मेरे को ऐसा आया कि यार उनको पता था या उनको उनकी टीम ने बताया होगा। तो उस समय तो मुझे ऐसा लगा कि किसी टीम ने बताया होगा, लेकिन जिस दिन हम पर्सनली मिले थे, हम इतने सारे खिलाड़ी थे, 1 बाय 1 सारे जा रहे थे, तो मोदी जी को ऐसे तो नहीं पता था कि पहला ये आएगा दूसरा ये आएगा। तो जब मैं गई तो जाते ही उनका ये था कि राजस्थान वालों ने धाक जमा रखी है। क्या बात है तो उन्हें एक एक चीज़ पता है। फिर हमने जो भी बातचीत की, मैंने उनको भेंट दी, मैंने उनको बताया, उन्होंने मुझे बधाई दी पहले ही पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने की। फिर जब मैं मुड़ने लगी ना तो उन्होंने मुझे पलट के पूछा कि बच्चों के बारे में तो नहीं बताया, बच्चे कैसे हैं जी। वो समय ऐसा था कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास इतने करोड़ों की जनसंख्या में बच्चे हैं, हम सब उनकी संतान की तरह हैं, लेकिन उन्हें ये पता है कि मेरे फैमिली में कौन है, इंडिविजुअली मेरे बारे में उन्हें पता है। तो मुझे लगा कि यार उन्होंने मेरी वैल्यू कितने गुना बढ़ा दी, मुझे कितना बड़ा मान सम्मान दे दिया कि उन्हें मेरे बारे में पता है जी। बहुत कीमती था वो मोमेंट मेरे लिए जी। बिल्कुल। देवेंद्र झाझड़िया जी राजस्थान से हैं, एमपी का टिकट भी मिला था उनको, चुनाव नहीं जीत पाए, कैसी भूमिका रही उनकी इस पैरा ओलंपिक में? क्योंकि वो जब इस बार मतलब उनकी सदारत में गए आप लोग, सबसे ज़्यादा मेडल आए, कैसे देखते हैं आप उनको? पड़ोस में ही रहते हैं जयपुर में। देवेंद्र भैया हम सब उनको, वो चाहे वैसे सर हैं, अभी हमारे कमेटी के अंदर अध्यक्ष हैं, लेकिन हम सब ने उनको भैया ही कहना है, तो वो हमारे बड़े भाई साहब की तरह हैं, क्योंकि वो हमारे बीच से निकले हैं, हमारे जैसे खिलाड़ी हैं, उन्हें हमारी बेसिक चीज़ें पता है, उन्हें वो जड़ से जुड़े हुए इंसान हैं, बहुत बेसिक इंसान हैं।
तो हमें ऐसे लगता नहीं है कि वो हमसे अलग हैं। उनका खड़े होना मतलब कि हमारे फैमिली से कोई इंसान ऐसा खड़ा है हमारे साथ जो हमें मोटिवेट कर रहा है। और जिस दिन मेरा मेडल आया उस दिन हमारा मैच देखने के लिए वो हमारे पास छात्र आए हुए थे पेरिस से जी। पूरी पीसीआई टीम के साथ में, और हमें बहुत उन्होंने मोटिवेट किया, एंकरेज किया। तो देवेंद्र भैया का रोल अगले 5 साल जो हमारे पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जी बिल्कुल। तो इस बार अब नेक्स्ट टारगेट क्या है अपना, मतलब नेक्स्ट आपका टूर्नामेंट या कुछ? अगर मैं लॉन्ग टर्म में बात करूं तो लॉस एंजल्स में 2028 में जो पैरा ओलंपिक है मुझे उसमें मेडल का अपने रंग बदलना है। और अगर शॉर्ट टर्म में बात करूं तो एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहे हैं, 2 साल बाद एशियन गेम्स है, तो उसकी प्रिपरेशन करनी है जी। इस बार मुझे स्टार्टिंग से ही गवर्नमेंट से मुझे उम्मीद है आगे के लिए इक्विपमेंट वगैरह का प्रॉपर सपोर्ट मिल जाएगा, तो इक्विपमेंट लेके और 50 मीटर की भी बढ़िया प्रिपरेशन करनी है। और 10 मीटर मेरा अच्छा चल ही रहा है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि इस बार मैं दोनों इवेंट के अंदर अपने आप को मेडल दिलवा सकूं, देश को मेडल दिलवा सकूं जी। तो और कोई बात जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, कोई मैसेज? एक अनुभव जो मैंने खुद ने अपनी ज़िंदगी से लिया है कि हालांकि इम्प्रूवमेंट हर फील्ड में हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी मुझे ऐसे लगता है कि लड़कियों को, महिलाओं को घर से निकलने की छूट नहीं है अभी भी। अगर हम गांव के परिवेश की तरफ देखें तो बहू बनने के बाद उसे बांध दिया जाता है। मैं खुद बहू हूँ, तो मैं उसी को एक ग्रुप जो बहुओं का है, उनकी भी इच्छाएं हैं, उनकी भी ख्वाहिशें हैं, वो भी आगे बढ़कर कुछ कर सकती हैं, उन्होंने भी सपने देखे होंगे। तो शादी कर देना मतलब ये नहीं है कि आप का करियर ख़त्म है, बच्चे हो गए, ससुराल मिल गया, तो ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी आपने बांध ली। मैं सिर्फ इतनी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपकी बहुएं भी आगे बढ़कर कुछ करना चाहती हैं तो आप उन्हें भी उसी तरह से सम्मान दें, उन्हें प्रोत्साहित करें जैसे आप अपनी बेटियों को करते हैं, ताकि वो भी बाहर निकल के कुछ कर सके, अपने सपने पूरे कर सके जैसे मैंने किए हैं। तो आपको पूरा मौका दिया आपके परिजनों ने, तो उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं उनका भी कि, और आपका भी कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया और साथ ही आपने हमारे साथ बात की, देश को गौरवान्वित किया। हम आपके आगे के जीवन की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत।